प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आज आपके इस अभिसरण सिद्धांत का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर बच्चों आज हम आपकी बुक के कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 से। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि जो अनुक्रम xn है, यानी जो हमारा सीक्वेंस xn, जहाँ पे फॉर्मूला दे दिया कि 2n - 7/3n + 2, तीन बातें सिद्ध करनी है। एकदिष्ट वर्धमान है, परिबद्ध है और इसकी जो सीमा है वो 2/3 होगी। तो इसका आंसर देखिए। अच्छा देखो, एकदिष्ट वर्धमान के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था यदि किसी सीक्वेंस के लिए ये बात लागू हो जाए कि xn + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन xn, तो ये बहुत आसानी से बोली जा सकती है कि जो दिया गया सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है। तो यदि xn कुछ ऐसा है तो xn + 1 क्या होगा, तो मैं जब n की जगह n + 1 रखूँगा तो आएगा 2n + 1 - 7 डिवाइड बाई 3n + 1 + 2। जो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। मैंने क्या किया, nth टर्म मेरे को दी हुई है तो n + 1th जो टर्म होगी उसके लिए मैं कुछ ऐसा ही करूँगा। सॉरी, यहाँ पे n + 1 पुट करना होगा बच्चों। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n + 2 - 7 डिवाइड बाई 3n + 3 + 2। तो ये हो जाएगा 2n - 5/3n + 5, कुछ ऐसा। ये आ गया हमारे पास xn + 1। अब जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं, हमें ये प्रूव करना है, तो मैं ये मान के चलता हूँ। बच्चों देखो, आपको एक बात का तो क्लियर पता है, जो इसका डोमेन होता है, जो n होता है, वो हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो मैं काम करता हूँ कि मैं xn + 1 को xn से ग्रेटर देन लेकर चल के और ये n की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। यदि n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तब तो ऐसा सही है, अदरवाइज गलत होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2n - 5 डिवाइड बाई 3n + 5 इज ग्रेटर देन 2n - 7 डिवाइड बाई 3n + 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 2n - 5, यानी यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा कि 2n - 5 3n + 5 माइनस 2n - 7 डिवाइड बाई 3n + 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर यदि ऐसा है तो यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा xn + 1 - xn ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग n। अब हमें ये चेक करना है कि जब n बिलोंग n होगा तो क्या ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 3n + 5 ये प्रूव करना है, ठीक है। ये मैं इसको ग्रेटर मान के चलता हूँ, तो मुझे इसको ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो इस लाइन को एक बार हमारे लिए कोई यूज नहीं है, हम सिर्फ इसे लेके चल रहे हैं। तो 3n + 2 ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2n - 5 के इंटू में आ जाएगा बच्चों 3n + 2 माइनस 2n - 7 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3n + 5। अब नीचे वाले जो पोर्शन है देखो वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, क्योंकि यदि n नेचुरल नंबर है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। यानी अब जो मेरी सारी कैलकुलेशन है हमारी जो डिपेंड किस पे करेगी, ऊपर वाली वैल्यू पे डिपेंड करेगी ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6n² + 4n - 15n - 10 माइनस है तो 6n² माइनस का 10n + 7 3 = 21 n + 35। तो देखिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये देखिए 10 15 25 21 4 25, तो इसको फिर कैंसिल कर दो। 35 - 10 कितना आया, 25। यानी ऊपर वाली वैल्यू बच्चों 25 आई है, नीचे आया 3n + 5 एंड 3n + 2। अब यदि n इज ऑलवेज बिलोंग फ्रॉम कैपिटल N, इसका मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बन जाएगा, जो दिया गया अनुक्रम है वो एकदिष्ट वर्धमान है, वो एकदिष्ट वर्धमान है। इतनी बात कवर हो गई होगी, कोई डाउट है आप में से किसी को? भाई इतनी बात समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है, अब मुझे ये सिद्ध करना है परिबद्ध है। देखो परिबद्ध के लिए दो बातें आपको माइंड में रखनी चाहिए। नंबर 1 कि वर्धमान है या ह्रासमान है, उससे एक चीज़ तो पता चल जाती है, बढ़ता हुआ कहाँ जा रहा है, निगड़ता हुआ कहाँ जा रहा है। अब ये पता चल जाए भी ये बढ़ तो रहा है लेकिन एक ऐसा नंबर है जिससे कभी आगे ना जा पाई, तो वो अपने आप परिबद्ध हो गया या नहीं हो गया। आगे बात समझ में।
तो उसको प्रूफ करने के लिए देखिए अब हम क्या करते हैं आगे की प्रोसेस। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले एक काम करते हैं कि x1 फाइंड आउट करते हैं। x1 क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस 7 3 इंटू 1 प्लस 2, तो आया 2 माइनस 7 3 प्लस 2 देन माइनस 5 अपॉन 5 इक्वल टू -1। क्लियर है बच्चों इतना। जब आप n की जगह 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 माइनस 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 प्लस 2, 4 माइनस 7 डिवाइड बाई 6 प्लस 2, तो आया -3 अपॉन 8। ये -1 तो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको माइनस का 0.4 जो होगा उसके आसपास मिलेगी। x3 क्या होगा 2 इंटू 3 माइनस 7 अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 2, 6 माइनस 7 अपॉन 9 प्लस 2, तो आ जाएगा -1 अपॉन 11। एंड x4 हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 7 3 इंटू 4 प्लस 2, 8 माइनस 7 अपॉन 12 प्लस 2, तो आ जाएगा 1 अपॉन 14। एंड जो लास्ट समझने के लिए इतना काफ़ी रहेगा x5 तक। तो 2 इंटू 5 माइनस 7 3 इंटू 5 प्लस 2, तो आ जाएगा 10 माइनस 7 डिवाइड बाई 15 प्लस 2 3 अपॉन 70। तो ऐसे बच्चों एक जो रिजल्ट बन सकता है, कैलकुलेशन बन सकती है, वो आप खुद समझिए। भाई हमने जितनी भी वैल्यू फाइंड आउट की, चलो नेगेटिव की तो चलो बात से एक बार अलग कर दो, भाई बढ़ता हुआ है। आगे मैं जितनी भी वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, जो नीचे वाली वैल्यू वो ऊपर वाली से हमेशा बड़ी है या नहीं है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली से हमेशा बड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, दिखाई दे रहा है। तो इससे रिजल्ट क्या बनेगा भी, नीचे वाली बड़ी है ऊपर वाली से चाहे थोड़ी सी भी हो, तो वो ऑलवेज लेस इक्वल क्या होगी 1, यानी ये कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगी। जब मैं 100 लेके देखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल x100 क्या होगा 2 इंटू 100 माइनस 7 अपॉन 3 इंटू 100 प्लस 2, 200 माइनस 7 अपॉन 300 प्लस 2, तो आया 193 अपॉन 302। क्लियर हुआ। यानी नीचे वाली हमेशा वैल्यू ऊपर वाली से यदि ग्रेटर है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि xn इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ से बच्चों जो हमारा रिजल्ट है वो ये बन जाएगा कि जो हमारा सीक्वेंस है वो एकदिष्ट वर्धमान है और साथ में क्या होगा परिबद्ध। यहाँ पे बच्चों इक्वल साइन नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली लेस देन आएगा, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड करेगी या नहीं करेगी ये चीज़ आगे जांच करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारी 2 जानकारियाँ कंप्लीट हो चुकी है। नंबर 1 कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, नंबर 2 बाउंडनेस लागू हो रही है, नंबर 3 कि इसकी जो लिमिट होगी इस सीक्वेंस की वो होनी चाहिए 2/3। तो अब उस लिमिट पे आते हैं, और लिमिट निकालने का बच्चों जो कॉन्सेप्ट है आपका वो आप 11th क्लास से स्टडी कर रहे हो, यानी आप बोले 3-4 साल हो चुके हैं इसको पढ़ते हुए। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn को मैं क्या लिखूंगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn की वैल्यू है 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2। या तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म है, या ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दीजिए। तो ये इक्वेशन बच्चों हमारे पास आ जाएगी कुछ इस हिसाब से। अब यदि मैं n टेंड टू इन्फिनिटी यहाँ पे यूज करूँगा तो जो 7/n है और 2/n है वो दोनों 0 की ओर टेंड करेंगे। 0 की ओर टेंड करने से यहाँ से रिजल्ट ये बन जाएगा कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0/3 प्लस 0। जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 2/3। अर्थात इस अनुक्रम की, इस सीक्वेंस की जो लिमिट हो जाएगी बच्चों आपकी वो कितनी हो जाएगी 2/3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमें प्रूव करना था। बात समझ आ गई। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल नंबर 2 आप स्वयं ट्राई करके देखोगे। यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया हुआ है वो देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि जो अनुक्रम है वो एक को अभिसरित होते हैं। 2 क्वेश्चन बच्चों दोनों के दोनों वास्तविकता में बहुत बढ़िया है। ठीक है, इनका बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छा है। तो ए एग्जाम्पल नंबर 3 का जो ए पार्ट है, मेरे पास कोई सीक्वेंस है xn, मुझे ये प्रूव करना है कि ये 1 को अभिसरित होता है, यानी इसकी जो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी होगी वो 1 है। मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है,
तो x1 जो दिया है इस सीक्वेंस के अंदर वो हमें दिया गया है 1/2, और जो xn+1 हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया है वो क्या दिया, 2xn+1/3। यहां से आपका बेसिक काम आएगा। तो बच्चों सबसे पहले दिमाग में एक बात बैठाइए, नंबर 1 कि हमें यहाँ पे जो xn है वो n की टर्म में नहीं दिया, यानी n का कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके ऊपर मैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यूज कर लूँ। यानी मुझे क्या करना होगा, इन टर्म को ही आपस में यूज करके ये प्रूफ करना होगा। तो दो बातें, नंबर 1 भी 1 को अभिस्थित होने के लिए मुझे क्या सिद्ध करना होगा, नंबर 1 ये तो मैं यह प्रूफ करूँगा मोनोटोनिक है, मोनोटोनिसिटी कंपल्सरी एक बाउंडनेस। यदि ये दो बातें पता चल जाएं कि भाई ये वर्धमान है या ह्रासमान है और परिबद्ध है या नहीं, तो बताइए हम ये बात आसानी से बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते कि भाई अभिस्थित कहाँ हो रहा है। बच्चों जो कंसेप्ट है वो समझ में आया। यदि आप बेसिकली पीछे की थ्योरम्स पे आइए, हमने ये प्रूव भी किया है कि यदि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनोटोनिक है तो वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है। ये बात हमारी प्रूव की है, इस क्वेश्चन के अंदर वो आएगी। तो जो आप देख सकते हो जो आपकी थ्योरम्स है और जो बेसिक है वो कहाँ काम आएगा, यानी थ्योरम डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंडेबल है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले x1 गिवन है तो यहाँ से मैं x2 ही फाइंड आउट करूँगा, वो बनेगा 2x1+1/3। x1 होगा मेरे पास 1/2 + 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। x3 ये हो जाएगा 2x2+1/3, 2 × 2/3 + 1/3, तो ये हो जाएगा 4/3 + 1/3। 3 एलसीएम लूँगा तो 7/9। x4 ये हो जाएगा 2x3 + 1/3, यहाँ से 2 7/9 + 1/3, तो ये हो जाएगा 14 + 9/27, तो 23/27। और लास्ट x5 से बच्चों ये बात हमारी कंप्लीटली समझ आ जाएगी। तो 2x4 + 1/3, तो जगह 2 × 23/27 + 1/3। एलसीएम लूँगा तो ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, नीचे भी जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 46 + 27, इनका सम हो जाएगा 73/81। तो जो यहाँ से आपको कुछ बातें समझ आ जाएगी कि आपका जो xn+1 है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो रहा है, xn हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई होगी, कोई डाउट है? यानी xn+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, यानी जो आपका सीक्वेंस है वो एक दिष्ट वर्धमान है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें रहेगा केस वो ये देखिए कि जो इसका डिनोमिनेटर अर्थात जो इसका हर है वो n से बड़ा है या नहीं, यानी जो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से सदैव बड़ी है, यानी यहाँ से रिजल्ट ये निकलेगा कि xn इज ऑलवेज लेस इक्वल 1। तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगी क्योंकि आगे जैसे बढ़ता जाएगा ना वो थोड़े पास आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि यदि कोई सीक्वेंस एक दिष्ट वर्धमान है और परिबद्ध है, परिबद्ध कहाँ से है, 1 से, तो यहाँ से लिखा जाएगा लिमिट xn = 1, अर्थात जो दिया गया अनुक्रम है वो किसे अभिसृत हो रहा है, 1 को। बच्चों बात समझ आई या नहीं आई? यानी जो दिया गया सीक्वेंस है वो किसी अभिसृत हो रहा है, 1 को। कोई डाउट है तो बच्चों देखिए, अदरवाइज इसका जो सेकंड पार्ट है हम उस पर आएंगे। क्लियर हुई? बाकी इसकी जो लिमिट है वो निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि यदि में लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये परिबद्ध होने के वजह से, और तो यहाँ से एक बात बोली जा सकती है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn = xn+1 ऑलवेज इक्वल टू l। तो क्या आएगा, l = 2l + 1 3, मल्टीप्लाई में ले जाओ, 3l = 2l + 1, तो 3l - 2l = 1, तो l = 1। तो यहाँ से ये भी कवर हो जाएगा। दोनों तरीके पॉसिबल हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इसका जो बच्चों जो सेकंड पार्ट है वो वास्तविकता में बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए, तो उसको सॉल्व करते हैं।
बस समझ आ गई होगी। और ये कंसेप्ट बच्चों मेरा आपको पहले का बताया हुआ भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर आते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है n की पावर 1/n भी किसे अभिसृत होता है 1 को। तो बच्चों याद रखना, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये कंसेप्ट आगे यूज करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट बच्चों हम आगे यूज करेंगे, तो इसलिए आपको ये कंसेप्ट तो स्पेशली ध्यान में रखना ही है। हाँ, आगे की जो इसकी प्रोसेस है वो देखिए क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इसका स्ट्रॉन्ग करना है भाई। 1 की पावर 1/1 1 होगा, 1 की पावर 1/2 सॉरी 2 की पावर 1/2 √2 1.414, 3 की पावर 1/3 1 पॉइंट समथिंग, जैसे मान लो 1 2 कुछ आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि हमारा जो सीक्वेंस है 1 पे तो आएगा लेकिन घटते हुए आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग जरूर 1 से हुई है, स्टार्टिंग जरूर 1 से हुई है, लेकिन जब यहाँ पे दिया हुआ नहीं है वैसे n ग्रेटर देन 2 सॉरी n ग्रेटर देन 1 दिया हुआ नहीं है, बाकी हाँ 1 से स्टार्टिंग करो तो ये 1 से जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन जब आप सेकंड टर्म पे आते हो तो ये 1.414 के अप्रोक्सीमेट आ जाता है। इसके बाद आगे की जो वैल्यू है वो लगातार कम होती हुई 1 पे आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक वर्ड ये मान के चलता हूँ, यदि xn इक्वल टू n की पावर 1/n है तो वो 1 से थोड़ा सा ही हो, चाहे थोड़ा बहुत बच्चों जरूर बड़ा होगा या नहीं होगा। ये बात आप दिमाग में बैठाइए। पहले जो मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके बताई वो सिर्फ इसी वजह से बताई कि n मैं यहाँ पे क्यों यूज करूँगा। हम 1 पे जरूर आएंगे, घटते हुए आएंगे, वे जो वैल्यू है वो मैं कम होते हुए आएगी और कम होते हुए आ रही है, तो इसका मतलब 1 xn है वो 1 से चाहे थोड़ा सा ही हो, बड़ा जरूर होगा। अर्थात यहाँ पे an कोई पॉजिटिव वैल्यू है, चाहे कुछ भी पॉसिबल हो, ठीक है। अब यहाँ से एक बात समझ आ जाएगी, क्या दिमाग में बैठाइए कि बच्चों जैसे जैसे an 0 की ओर जाएगा वैसे वैसे xn किसकी ओर जाएगा 1 की ओर। थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए बच्चों, हमें ये प्रूव करना है कि xn इक्वल टू n की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस an, और यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि an इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आप ये समझिए कि जैसे जैसे an 0 की ओर टेंड करेगा उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपका xn किसकी ओर जाएगा। an जैसे 0 की ओर टेंड करेगा तो xn 1 की ओर टेंड करेगा, और यही तो हमें प्रूव करना है। तो अब मेरा जो पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा an के ऊपर। हमारा अब जो बच्चों पूरा फोकस है वो किसके ऊपर रहेगा, an के ऊपर। तो n की पावर 1/n इक्वल टू, यदि मैं 1 प्लस an लेते हैं तो यहाँ से n इक्वल क्या आ जाएगा 1 प्लस an की होल पावर n आ जाएगा हमारे पास। और 1 प्लस x की होल पावर n का बच्चों जो आपका फॉर्मूला है वो 11th और 12th क्लास में भली भांति पढ़ा हुआ है, जिसको लिखा जाता है कुछ इस फॉर्म में। तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, इसे ये नहीं लिखा जा सकता क्या 1 प्लस NaN प्लस n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल an होल स्क्वायर प्लस, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। an की बच्चों जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है वो मैं नेग्लेक्ट करके चलूँगा। इसका रीज़न ये हो जाएगा कि an है वो अप्रोक्सीमेट 0 है, और 0 की वैल्यू जो हाईएस्ट पावर है वो और नेग्लेक्टेबल होती जाएगी। तो सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट पे बच्चों आज का हमारा पूरा ये फोकस रहेगा। अब आप ये देखिए आगे की जो प्रोसेस है, ये इतनी वैल्यू को देखिए। यदि मैं ये यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जैसे बच्चों एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 है। यदि यहाँ से 1 रिमूव कर दिया जाए तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को यदि मैं यहाँ यूज करूँ तो इस वैल्यू को यदि मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये कंडीशन नहीं बन जाएगी क्या कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 an स्क्वायर।
चूंकि n एक पॉजिटिव क्वांटिटी है हमारे पास, n इज ऑलवेज बिलोंग फ्रॉम नेचुरल नंबर, तो n से n यहाँ पे यदि कैंसिल कर दिया जाए तो 2 ऊपर ये आ जाएगा, तो an स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 2 अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा। तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अपॉन n माइनस 1 का रूट से हमेशा क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अब बच्चों जो हमारी कन्वर्जेंसी की डेफिनेशन है, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है, उसकी जो डेफिनेशन एक बार रिपीट करना चाहूंगा। अभी मैंने आपको बताया था कोई सीक्वेंस एक्शन की एल लिमिट कब कहलाती है, जब मैं कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर ज्ञात कर सकूं जिसके संगत ये ऑलवेज लेस देन क्या हो जाए, एप्सिलॉन। तो यदि मैं ये मान लूं कि n की वो वैल्यू मैं ज्ञात कर पाऊं जिसके लिए 2 की रूट 2 अपॉन n माइनस 1 ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन हो, यदि मैं ये फाइंड आउट कर लूं जिसके संगत रूट 2 अपॉन n माइनस 1 ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखा जा सकता है, ये नहीं लिखा जा सकता कि जो an है वो भी ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन होगा, यानी an माइनस 0 का जो होल मोड है वो लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। लेकिन पहले वो वैल्यू तो पता करनी होगी, तो इसके लिए मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ, तो 2 अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, ये ऊपर ये नीचे, उधर ले जाओ तो n इज ऑलवेज ग्रेटर देन, तो n की इस वैल्यू के बाद, n की इस वैल्यू के बाद अर्थात जो मेरा n नोट है वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। तो मैंने ये पता कर लिया। अब मैं एप्सिलॉन की जो वैल्यू यहाँ पे लूँगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एप्सिलॉन ले लिया यहाँ पे 0.00001, तो यदि मैं वो यहाँ पे पुट करूँगा उसके संगत जो n नोट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, और उसके बाद की जितनी भी वैल्यू है उन सभी के लिए जो मेरा सीक्वेंस है वो किसकी ओर कन्वर्जेंट हो जाएगा, 1 की ओर हो जाएगा। अब बताइए बच्चों क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, इसका जो बेसिक फंडा है वो सारा समझ आना जरूरी है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n है वो ऑलवेज टेंड टू 1 होगा, ये मुझे प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसका एक बार पहले मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, तो मुझे ये पता चला कि भी मैं 1 पुट करता हूँ तो जरूर 1 आएगा, लेकिन 2 पुट करते ही 1.414, 3 पुट करते ही 1.3 के आसपास ऐसे वैल्यू जा रही है, यानी जो सीक्वेंस है वो माइनस होता हुआ जरूर आएगा, लेकिन 1 की ओर जब आएगा तो वो बड़ी संख्या से आ रहा है, यानी xn ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, यानी xn इज इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस an। an बच्चों कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है जो ग्रेटर देन 0 है। अब यदि हमें ये प्रूफ करना हो, ये पता करना हो कि ये 1 पे आए, तो an को मुझे क्या करना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग प्रोसेस पे आए, भाई an को 0 कर दो तो वो अपने आप ही 1 हो जाएगा। तो इसलिए अब हमारा जो मेन उद्देश्य हो गया वो ये हो गया कि हमें ये प्रूव करना होगा कि जो आपका सीक्वेंस जो वैल्यू an है वो 0 की ओर टेंड कर रही है। तो मैंने लिखा n की पावर 1/n इक्वल टू 1 प्लस a की पावर n, बोथ साइड पावर कर दिया n, तो वहाँ से कैंसिल होगी। 1 प्लस x की पावर n का फॉर्मूला यूज किया, ये वैल्यू यदि मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो क्लियरली मुझे पता चल जाएगा n इससे ग्रेटर होगा, n से n कैंसिल हो गया, कुछ ऐसी वैल्यू आ गई और an ये हो गया। लेकिन मुझे तो an को 0 से मुझे तो ये प्रूव करना है ना, यदि an 0 की ओर टेंड हो रहा है तो कुछ ऐसा, यानी an लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वैल्यू के लिए एप्सिलॉन पता किया। मैंने ये मान लिया ये वैल्यू यदि एप्सिलॉन से छोटी हो तो ये अपने आप हो जाएगा। अब ये एप्सिलॉन से छोटी कब होगी, जब n आपका n नोट कुछ ऐसा हो जाए। इसको मैंने एप्सिलॉन स्क्वायर की तुलना में सोल्व किया, यानी n को मैंने एप्सिलॉन के ऊपर बेस्ड कर दिया, तो n नोट मेरा ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मेन एम ये रहता है बच्चों, 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। नंबर एक तो डायरेक्टली आपको दिखेगा, एक आपको कुछ इस तरीके के जो कंसेप्ट होंगे वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे ये लेकर चलना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन होगा वो हम लेकर चलेंगे भी xn माइनस 0 या l लेस देन एप्सिलॉन, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके हम n नोट फाइंड आउट करेंगे, यानी जो n है वो एप्सिलॉन पे कहाँ तक डिपेंड करता है। अगर वो पता चल जाए तो भाई, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर एप्सिलॉन में ये मान के चलता हूँ नेगलेक्टेबल वैल्यू कुछ भी, जैसे 0.01 भी मान के चलूँ, तो ये इसका स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा सर मेरे से 20,000, तो 20,001,
यानी इसके बाद की जो टर्म होगी वो 1 पे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एक कंसेप्ट आपके कवर रखना है बच्चों। जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं वो आपको कवर करने हैं। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल नंबर 2, 3 कुछ एग्जाम्पल है बच्चों जो आपको होमवर्क के तौर पे सोल्व करने हैं। ठीक है, और कुछ और आगे के एग्जाम्पल है जैसे कुछ टफ हैं या बढ़िया क्वेश्चन जिन्हें आप मान सकते हो, जिनसे रिलेटेड एग्जाम से में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, धन्यवाद।